मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, चुनाव का वर्ष हो और चुनावी वर्ष में विभिन्न राजनीतिक दल समाज में विभाजन की रेखा न खींचे, ये बिहार और विशेष बिहार के लिए 8वां आश्चर्य होगा। वैसे ये परंपरा तो हमारे कह सकते हैं देश भर के अंदर विभिन्न राज्यों में है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही। अभी अगर हम आज बात करेंगे कि बिहार में किस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, चाहे वो प्रशांत किशोर जनसुराज हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, किस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पास होने के बाद से एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए, उसे रिझाने के लिए ही नहीं, साथ साथ में एक और शब्द का उपयोग कर रहा हूं, भड़काने के लिए, जिससे कि उनके पक्ष में उस समुदाय की गोलबंदी हो सके, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास के दौरान कई जगह लोग शब्दों की मर्यादा इस प्रकार से खो रहे हैं जिससे कि लगता ही नहीं है कि चुनाव के बाद भी बिहार है या देश है या समुदाय है। मतलब हर वो गोल पोस्ट पे हमला करना चाहते हैं जिससे कि उनके वोटों की संख्या आने वाले चुनाव में बढ़ जाए। हम बात कर रहे हैं बिहार में मुस्लिम राजनीति की, मुसलमानों के बीच जो राजनीति है उसकी बात कर रहे हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पास होने के बाद बिहार के राजनीतिक दल भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ जिन लोगों ने समर्थन किया, उस समर्थन करने वालों में इंडिया के 5 दल है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है, उसके बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का तो लोकसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन है, न सरकार में कोई रिप्रेजेंटेशन है। जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान का बयान हमने सुना कि चिराग पासवान 100% समर्थन करते हुए पाए गए। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो मुसलमानों के अंदर जो गरीब तबका है, जो पसमानदा मुसलमान है, उसके लाभ के लिए ही है और इसका परिणाम कुछ दिनों में दिखेगा, ऐसा चिराग पासवान ने कहा। नीतीश कुमार की पार्टी के भी जितने भी सांसद हैं, विशेष रूप से ललन सिंह ने इसे बिल को कई तरीकों से समझाने का प्रयास किया कि भाई ये कैसे गेम चेंजर होगा पसमानदा मुसलमानों के लिए। तो ये तो रही बीजेपी और एनडीए की बात, लेकिन विपक्ष में जितने भी दल हैं उसमें मुख्य विपक्षी दल अगर बिहार में देखें तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, उसके बाद एक तरह से गठित जनसुराज पार्टी और एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो इन चारों पार्टियों में अगर गौर से देखेंगे तो होड़ मची हुई है विवादास्पद बयान देने का, जिससे कि समाज को भड़काया जा सके। भड़केगी समाज तो कहावत है, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है कि हर एक्शन का उसका रिएक्शन भी होता है। तो अगर गोलबंदी होती है, रिएक्शन होता है, तो फिर ये अपने वोट का फसल काट पाएंगे। और इसके लिए होड़ कैसे मची हुई है आप देखिए। कल ही AIMIM के जो अख्तरुल ईमान है, जो प्रदेश अध्यक्ष है और 5 विधायक पिछली बार जीते थे, उसमें से एकमात्र जो ओवैसी की पार्टी के साथ आज भी बने हुए हैं, वो अख्तरुल ईमान ने क्या बयान दिया। उनका बयान है कि बीजेपी मुसलमानों के खून से भी होली खेलना चाहती है। अब देखिए ये कितनी भड़काऊ बयान है। उसके बाद देखिए उससे पहले तेजस्वी यादव जब संवाद यात्रा करते हैं तो उसमें बयान क्या होता है तेजस्वी यादव का कि अगर किसी भी मुसलमानों के तरफ, कौन देख रहा है, मुसलमानों की तरफ अगर बीजेपी ने आंख उठाकर भी देखा तो आंख फोड़ देंगे। ठीक, अब इस प्रकार की बयानबाजियां। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद तीसरा बयान आता है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार कहते हैं कि भाई बीजेपी और आरएसएस के लोग आतंकवादी हैं। तो अब तीसरी बयान आ गई। चौथा बयान प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का बयान जो है, प्रशांत किशोर तो लगातार आप देखिए जब से राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया तब से हर वो काम वो कर रहे हैं, हर वो बयान दे रहे हैं जिससे कि मुस्लिम समुदाय उनके पाले में आए। अब इधर के दिनों में देखिए बयान कि भाई केवल एक प्रशांत किशोर ही मुस्लिम हितैषी पार्टी है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, विशेष रूप से वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बारे में बोलते हैं जब, तो कहते हैं कि भाई आपके वोट से
मुख्यमंत्री बनता है कौन? तेजस्वी यादव। आपको क्या मिलता है भाई? आपको कुछ नहीं मिलता। आपके वोट से प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी आप सबसे पिछड़े हुए समुदाय हैं। ठीक है, बीजेपी को आप वोट नहीं देते, बीजेपी आपका काम नहीं करती, लेकिन जिस कांग्रेस को आपने वोट दिया लंबे समय तक, वो कांग्रेस ही जिम्मेवार है जिस बात की चर्चा सच्चर कमेटी करती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ भड़काने का प्रयास है प्रशांत किशोर का। मतलब प्रशांत किशोर सब हर दल अपने अलावे और सभी दलों को एक तरह से ये या तो मुसलमानों का दुश्मन साबित करने पर तुले, या फिर ये कहना कि नहीं, आप अगर दोस्त दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है। मतलब आपने केवल छला है, आपने केवल उनका वोट लेकर उन पर राज किया है, आपने दिया कुछ नहीं है समाज को। तो ऐसा एक प्रकार का होड़। लेकिन देखिए, चुनाव के दौरान मतों के लिए अगर हम या कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे समुदाय को रिझाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव होते ही इसीलिए है कि हर राजनीतिक दल अपने मुद्दों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों को अपने पक्ष में आकर्षित करे। लेकिन सवाल आज का ये है कि क्या आप किसी वर्ग विशेष के वोट को पाने के लिए उस समुदाय को आप भड़काते हैं, उसे अगर हिंसा के लिए उकसाते हैं या किसी काल्पनिक हिंसा से डराते हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं राज्य और राष्ट्र के हित में नहीं होता। सबसे पहले समझने की आवश्यकता क्या है कि राजनीति आप किसके लिए कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, आप एमएलए और एमपी बनने के लिए कर रहे हैं, किसका? अगर प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो आप देश के लिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना है तो राज्य के लिए कर रहे हैं, सांसद बनना है तो किसी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, विधायक बनना है तो विधानसभा के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले समाज तो बचा रहना चाहिए। जब राज्य ही नहीं रहेगा, आप राज्य में अशांति फैलाएंगे, राज्य में जनता को एक दूसरे से लड़ाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, तो फिर जब समाज ही नहीं, जब राज्य ही नहीं, जब देश ही नहीं, तो फिर काहे का प्रधानमंत्री और कहाँ के प्रधानमंत्री और कहाँ के मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक? तो ये सबसे बड़ा सवाल आज जनता की अदालत में है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, एक बात समझने की आवश्यकता है जनता के स्तर पर कि राजनेताओं की अपनी जाति होती है, राजनेता की कोई जाति नहीं होती, ना कोई राजनीति का कोई धर्म होता है। राजनीति केवल और केवल कुर्सी के लिए होती है। एक कहावत है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये सच्चाई है। इस बात को आम जनता को समझने की आवश्यकता है कि हम किन मुद्दों पर हमें भड़कने की आवश्यकता है। हमें भड़कना तो चाहिए, भड़कना चाहिए, देश की जनता को भड़कना चाहिए कि आज भी 78 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में राजनीतिक शुचिता क्यों नहीं है? हमारे देश की राजनीति में आम लोगों की प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? आज आप देखिए, विभिन्न दल, जितने भी दल हैं, अधिकतर दलों में वंशवादी राजनीति का एक तरह से वर्चस्व है। वंशवादी राजनीति का परिणाम क्या होता है कि ये राजनीति कभी भी आम जनता के हित में नहीं सोचती, ये केवल सत्ता के लिए सोचती है, केवल कुर्सी के लिए सोचती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे? इस समस्या से राजनेता नहीं निपटेंगे। इस समस्या से निपटने के लिए जनता को भड़कने की आवश्यकता है, जनता को आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना विचार थोड़ा ही देगी यार। इस पर तो जनता को समझने की आवश्यकता। और भड़क कर भी दो प्रकार की भड़कना होता है मित्रों। भड़कना होता है एक रचनात्मक, दूसरा होता है विध्वंसात्मक। ये देश जब हमारा है, जब ये समाज हमारा है, तो हम किसके खिलाफ भड़केंगे? ये राजनेता भी जो आज समाज को बांट कर राज करना चाहते हैं, ये भी हमारे अपने हैं। इसलिए भड़कने की आवश्यकता तो है, लेकिन रचनात्मक तरीके से इन लोगों को संदेश देने की आवश्यकता है कि अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो संवाद के दौरान संवाद का स्तर और शिक्षा का प्रसार, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके तरफ
आम जनता को विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी नए मुद्दे पर अगले अंक पॉलिटिकल आइडिया के अगले अंक में आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।